हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं सुप्रिया सोनालिका आपका इस क्लास में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे पॉलिटिकल साइंस का क्लासेस है और आज जो हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो पीजी सेमेस्टर 3 का जो पेपर 9 है और उसके अंतर्गत हम लोग ने लास्ट क्लासेस में अपने टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शंस के बारे में पढ़ा था और उसके अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है शेड्यूल, अनुसूची। तो ये अनुसूची क्या होती है, कैसे इसका निर्माण करते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इन सब बातों की चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो सामाजिक जो शोध है, अनुसंधान है के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जो होती है वो होती है अध्ययन विषय से संबंधित जो हम सामाजिक तथ्यों का जो संकलन करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो अध्ययन विषय से संबंधित जो है सामाजिक तथ्यों का संकलन करना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें कुछ प्राथमिक स्रोत होते हैं, कुछ द्वितीय स्रोत होते हैं और बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, प्रविधियां होती हैं जिसके माध्यम से हम अपने समस्या से संबंधित जो है तथ्यों का संकलन जो है वो करते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो अनुसूची के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले भी क्लास में पहले के टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन में बताया था कि अनुसूची भी एक प्रश्नों की सूची ही होती है, प्रश्नावली की भांति। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें जो शोधकर्ता होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और डायरेक्ट उत्तरदाता से के सामने सामने जाकर वह प्रश्नों को पूछता है और अपने तथ्यों को संकलन करता है। तो अनुसूची क्या है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि बहुत सारे विद्वान जो हैं, विचारक जो हैं, इसके बारे में क्या बोले हैं। तो जो श्री गुड्स एंड हॉट जो एक विचारक हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अनुसूची उन प्रश्नों का एक समूह का नाम है। अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने और सामने की स्थिति में पूछे या भरे जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो इसमें अनुसंधान करता है वह सूचनादाता के सामने उपस्थित होता है, उसके सामने होता है और अपने प्रश्नों का उत्तर जो है वो उससे जो है वो पूछता है या पूछने की कोशिश करता है। ये बात जो है वो गुड एंड हॉट्स महोदय जी ने बताई है। इसके बाद श्री बोगार्ट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है अनुसूचित को परिभाषित करते हुए कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक रूप में है तथा सरलता से प्रत्यक्ष योग्य है। मतलब जो विषय से संबंधित है और जो प्रत्यक्ष रूप में है। और जो अगले एक जो विचारक हैं उन्होंने कहा है कि उनका नाम है श्री मैककॉर्मिक। जो श्री मैककॉर्मिक हैं उन्होंने क्या कहा है अनुसूची के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि अनुसूची उन प्रश्नों की एक सूची से अधिक कुछ नहीं जिनका उत्तर देना प्रकल्पना, जो हम हाइपोथेसिस निर्माण करते हैं, या उपकल्पना या प्रकल्पनाओं की जांच करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो ये बातें जो हैं मैककॉर्मिक महोदय जी ने कही है। तो वो जो हम परिभाषाएं जो हमने अभी देखी उस परिभाषाओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि क्या है, अनुसूची सूचनादाताओं से प्रत्यक्षतः और औपचारिक रूप से पूछे जाने वाले उन प्रश्नों की एक आयोजित या वास्तविक सूची होती है जो कि अध्ययन विषय की वास्तविकताओं को प्रकट करने वाले तथ्यों या सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं, जो उसके लिए आवश्यक समझे जाते हैं। तो ये बातें उपयुक्त जो परिभाषाएं हैं उनसे पता चलता है। क्या पता चलता है कि जो अनुसूची होती है उसमें क्या होता है कि अनुसंधान जो करता है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है वह जाकर उत्तरदाता से जो है वो प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसमें उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है और वह प्रश्नों को उनसे पूछ कर जो हम प्रश्नों की सूची बनाते हैं उसमें
उसका आंसर जो है वो भरता है या भरवा लेता है। अब है कि जो ये अनुसूची जो है इसके उद्देश्य क्या हैं, क्यों हम अनुसूची बनाते हैं। तो जैसा कि हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन है और इससे हम तथ्यों का संग्रह करते हैं। तो तथ्यों को प्राप्त करने के लिए जो हम जो प्रविधि का इस्तेमाल करते हैं अपने शोध के अंतर्गत, उसी में से एक प्रमुख जो प्रविधि है उसमें अनुसूची भी आती है और ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली अनुसूची है, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि इसमें पढ़े लिखे शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोगों से हम जो है उस विषय से संबंधित, समस्या से संबंधित जो है उनसे जानकारी जो है बहुत आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। तो इसके उद्देश्य का जो है, उद्देश्य में जो पहला इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि वह यह है कि इससे हमें प्रामाणिक तथा वस्तुनिष्ठ जो है अध्ययन प्राप्त होता है। जो भी है कि प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ मीन्स वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव जो है स्टडी हम इसके माध्यम से कर पाते हैं। दूसरी जो इसका उद्देश्य होता है वह यह होता है कि जो सूचनादाता का अपूर्ण संकलन जो है वो से बचाव हो जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को हम पूछ पाते हैं और जान पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत से अननेसेसरी चीज़ों की तरफ भी हमारा ध्यान जाता है और हम उन सब प्रश्नों को मतलब हमारे शोध से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, सूचनाएं होते हैं, उनको हम डायरेक्टली जो है वो इसमें ऐसे पूछते हैं। और क्योंकि ये प्रश्न की सूची के रूप में होती है तो हम अनावश्यक चीज़ों को उसमें नहीं लिखते, जो इम्पोर्टेंट होती है उससे रिलेटेड होती है हम उन्हीं चीज़ों का इसमें संकलन जो है वो करते हैं। तीसरी जो इसकी का उद्देश्य होता है कि सूचनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध संकलन होता है। जो भी सूचनाएं हम को प्राप्त करनी है, जैसा कि जो भी हमारी समस्या है और हमने जो भी प्रकल्पनाएं बनाई हैं, तो हमें ये सब पता होता है। तो हमें जब पता होता है तो हम एक सिस्टमैटिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसे लिंक्ड क्वेश्चंस जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें हम एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो है अध्ययन जो है को कर पाते हैं। और चौथी इसकी जो उद्देश्य है, चौथा इसका उद्देश्य है वो यह है कि आवश्यक तथ्यों का इसमें जो है वो मतलब अनावश्यक तथ्यों का इसमें बहिष्कार होता है और आवश्यक जो तथ्य हैं उसको जो है हम उस पर जो है इसमें फोकस करते हैं। तो ये इसके कुछ विशेषताएं, इसके कुछ उद्देश्य थे। और उसके बाद जो है इसकी विशेषताओं, इसके उद्देश्य का अध्ययन करने के बाद से हम लोग देखेंगे कि इसका जो भौतिक स्वरूप है, जैसे अनुसूची जो हम लोग लिखते हैं या बनाते हैं, तो इसका फिजिकल फीचर्स क्या है, अनुसूची का। तो इसके फिजिकल फीचर्स के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि अनुसंधानकर्ता जो है इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके फिजिकल जिसमें पहला होता है कि पेपर, जिस पेपर पे हम प्रश्नों को लिखते हैं या बनाते हैं, तो उसकी पेपर क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको हमें अलग अलग सूचनादाताओं को देना है, उनसे फिर कलेक्ट करना है, फिर लिखना है। तो उसका पेपर का क्वालिटी जो है उसको हमको बेस्ट या अच्छी रखनी चाहिए। दूसरी जो इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अनुसूची का आकार, उसका साइज़ क्या होगा। वो पेपर जो अनुसूची जो हम लोग लिख रहे हैं या उसमें जो हम सारणी, टेबल्स या यूज़ कर रहे हैं, तो उसके आधार पर जो अनुसूची का कागज़ जो है वो बहुत लंबा ना हो जाए ना बहुत छोटा हो जाए। तो एक एक्चुअल जो उसका फिगर है वो हम एक 8x11 इंच करके एक एक्चुअल फिगर आता है, तो हम उस साइज़ में उसको हम रख सकते हैं, बना सकते हैं कि जिससे कि वो छोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, लेंदी भी नहीं हो। और इसके बाद तीसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान जो हमें देनी है कि अनुसूची में, कि हाशिया जो है वो हमें छोड़ना है, मार्जिन हमें छोड़ के इसमें प्रश्नों को लिखना है। और चौथी जो जगह है वो है कि उसमें स्पेस छोड़ना, जगह छोड़ना। जब हम प्रश्नों को उसमें लिखते हैं तो हर प्रश्न के बाद एक पर्टिकुलर एक सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, और ये स्पेस जो है वो हर पेपर के हर क्वेश्चंस के बाद होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने अनुसूची में जो है वो उस तरह के जो हर प्रश्न के बाद कुछ जो स्पेस छोड़ते हैं उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। और उसके बाद इसकी छपाई या प्रिंटिंग जो आती है, तो मतलब ये जो अनुसूची के प्रश्न हैं उसको हम हैंड रिटन भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि हम उसको
प्रिंट करवा ले, उसको टाइपिंग करवा ले। क्योंकि हर व्यक्ति की राइटिंग अलग अलग होती है, कोई छोटा लिखता है, कोई बड़ा लिखता है, कोई साफ लिखता है, कोई गंदा लिखता है। तो अगर हम उसको टाइपिंग करवा लेंगे तो जो उत्तरदाता होगा उसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और वह उसको आसानी से जो है वो भर सकता है। इसके बाद है कि इसमें हम चित्रों को भी समाहित कर सकते हैं, फिगर्स डाल सकते हैं, क्योंकि फिगर्स हम जानते हैं कि एक अट्रैक्शन का माध्यम होती है। तो अगर हम अपने प्रश्नों को चित्रों के माध्यम से उसमें अंकित करवाएं तो कुछ ऐसे भी प्रश्नों को हमको उसमें डलवाने चाहिए कि जिसमें कि चित्र हो और चित्रों के माध्यम से जो है वो हम उसको करना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं कि हम जो ज़रूरी प्रश्न है वही सारे चित्र डालेंगे, अनावश्यक चित्रों का जो है इसमें उपयोग हमें नहीं करना है। ये बातें हमें इसमें ध्यान में रखनी है। तो ये इस अनुसूची के जो प्रश्न होंगे उसका जो फिजिकल फीचर्स है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अनुसूची जो है उसकी अंतर्वस्तु क्या होगी, कंटेंट ऑफ शेड्यूल। मतलब उसके ये तो बाहरी अपीयरेंस के बारे में हमने पढ़ा, तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस के बाद जो उसके अंदर जो कंटेंट होगा, जो अनुसूची जो हम लोग लिखते हैं उसका कंटेंट जो होगा वो किस तरह का होगा, वो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या है, इसका क्या मतलब होता है। अनुसूची की अंतर वस्तु से तात्पर्य है कि इस अनुसूची में आरंभ से अंत तक किन किन बातों या विषयों का समावेश होता है। इन सब बातों को जो है हम इसमें लिखते हैं और इसको लिखने को हम 3 भाग में बांट सकते हैं या 3 तरह से लिखे जा सकते हैं। पहला चीज़ होता है प्राइमरी सूचना। प्राइमरी सूचना के अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत अनुसूची का वह शुरू का हिस्सा होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाता के संबंध में जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। क्या नाम है पूरा उसका, रेजिग्नेशन, मतलब सूचनादाता का भी नाम रहेगा और अनुसंधानकर्ता का भी नाम रहता है। तो ये इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन होता है, प्रारंभिक सूचनाएं इसको बोलते हैं। तो अनुसूची जो हम बनाते हैं तो उसमें जो सबसे पहले जो होता है वो प्रारंभिक सूचनाएं होते हैं, जिसमें अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता दोनों से संबंधित जो है वो प्रश्न होते हैं और उनका समावेश किया जाता है। और इस तरह से जो है अध्ययन विषय का नाम, अध्ययन करने वाले का नाम, संगठन का नाम, उसके बाद उसकी क्रम, सूचनादाता का नाम, पता, आयु, शिक्षा, ये सारे चीज़ जो है वो समय कब लिया गया, उसमें डेट। तो ये प्रारंभिक चीज़ें होती हैं जो स्टार्टिंग में प्राइमरी चीज़ें। इन सब बातों को जो फर्स्ट पेज जो हम अनुसूची का बनाते हैं उसमें ये लिखते हैं और ये इसको हम लोग प्रारंभिक सूचनाएं बोलते हैं। इसके बाद जो होता है इसकी अंतर्वस्तु के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट मुख्य होता है वो होता है मुख्य प्रश्न एवं सारणी। जो उसमें हम लोग मेन क्वेश्चंस एंड टेबल्स जो इंक्लूड करते हैं उससे संबंधित प्रश्न। इसमें क्या होता है कि अनुसूची का यह मुख्य जो मेन जो होता है अंतर वस्तु होता है, क्योंकि इसमें सभी तरह के प्रश्न, क्योंकि इसमें अनुसंधान से संबंधित या विषय से विभिन्न पक्षों से संबंधित जो है प्रश्न और उसमें रिक्त सारणियाँ वगैरह और उत्तरदाता के उत्तर को भरने के लिए जगह, ये सब जो है वो छोड़ा गया रहता है। तो ये एक उसका मेन जो कंटेंट होता है अनुसूची का होता है। और इसके बाद तीसरा जो होता है इसका कंटेंट वो होता है कि अनुसंधानकर्ताओं के लिए निर्देश होता है। लास्ट जो उसका जो पेज होता है अनुसूची का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अनुसंधानकर्ता के लिए जो होता है कुछ निर्देश, इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं कि कैसे करना है। इसके अंत में या पृथक एक पेज में हम लोग इसको उसमें संलग्न करते हैं कि अनुसंधानकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं जिनकी सहायता से तथ्यों की, जैसे उसमें लिखा होता है कि मैं आपने जो ये उपयुक्त जो मैंने आपने प्रश्न पूछा है उसका मैं यूज जो है वो समाज की भलाई के लिए करूँगा, गलत चीज़ों में उसका उपयोग नहीं करूँगा। और इस तरह से जो है वो प्रश्नों के लिए प्रशिक्षित होते हैं और फिर भी लिखित तौर पर दिए गए निर्देश होते हैं कि आपको इतने दिनों के अंदर इसको भर लेना है या इतने टाइम में इसको भर लेना है, करवा लेना है। और किनकी सहायता से यथार्थ तथ्यों का, इसमें जो है तथ्यों का जो संकलन जो है उसकी रियलिटी होगी, यथार्थ होगा उसमें प्रश्नों का उत्तर। ये नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी आंसर लिख के उसको भर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से खास कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो अनुसंधानकर्ता के लिए होते हैं। जो अंतिम जो इसका कंटेंट होता है, अंतर्वस्तु होती है अनुसूची का, तो उसके अंतर्गत जो है वो पूछे जाते हैं।
अब ये तो हो गया इसकी फिजिकल अपीयरेंस, और उसके बाद हो गया अनुसूची के जो कंटेंट हैं कि अनुसूची में हम कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सा जो मुख्य उसके बिंदु हैं उस पर वो होंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि इसकी अंतर वस्तु में सबसे पहले प्रारंभिक सूचनाएं होती हैं। दूसरा जो होता है उसका मेन मुख्य भाग या सारणी जिसमें हम लोग उसमें डालते हैं। और तीसरा जो होता है वो अनुसंधानकर्ता के लिए जो है वो एक निर्देश होता है। तो ये इसका कंटेंट है। अब है कि अनुसूची में जो प्रश्न होते हैं वो कैसे प्रश्न होते हैं, वो उनको लिखने का तरीका क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग मतलब देखते हैं कि वो तरीका कैसे होता है। तो अनुसूची वास्तव में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की क्या होती है, एक सूची होती है। तो सूची होती है, पर इसमें सम्मिलित किए जाने वाले प्रश्न जो है एक तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश एक अनुसूची में हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम एक ही फॉर्मेट में क्वेश्चंस लिख रहे हैं, और उन्हें हम जो है लिखने का जो तरीका है वो क्या है, वही चीज़ हम लोग अभी जानेंगे कि उसमें जो लिखने का जो पहला तरीका होता है, पहला जो होता है विमुक्त प्रश्न होते हैं। ओपन ओपन इंड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ओपन इंड क्वेश्चन मीन्स विमुक्त प्रश्न। ये कैसे प्रश्न होते हैं, तो ये जो प्रश्न होते हैं, इस प्रकार की प्रश्नों की विशेषता यह होती है कि उत्तरदाता जो होता है को किसी भी तरह से अपने मत को देने के लिए वह जो होता है स्वतंत्र होता है। अगर उसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कुछ ऑप्शंस नहीं दिए जाते, वह स्वतंत्र रूप से उस प्रश्न का जो है वो उत्तर जो है वो ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिसमें वह दे सकता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर में भाषा आदि की कोई समानता नहीं होती। ऐसे प्रश्नों का प्रयोग प्रायः उत्तरदाता से सुझाव मांगने के लिए किया जाता है। ऐसे प्रश्न हम लोग इसलिए डालते हैं कि हम उस विषय से संबंधित कुछ सुझाव जान सके जो उत्तरदाता है उसका। जैसे मान लीजिए इस तरह के कैसे इस तरह से प्रश्न लिखे जाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि हमको एक प्रश्न पूछना है कि आप जो भी यहाँ पे जो एसटी हैं या एससी हैं की स्थिति को उन्नत करने के लिए आपका क्या सुझाव होगा, क्या सुझाव होगा, और ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका उत्तर जो है वो व्यक्ति जो है वो अपना वहाँ पे जो खाली जगह जो होता है अनुसूची पत्र में, तो प्रपत्र में, तो उसमें वह अपने इच्छा के अनुसार वो भर सकता है। उसमें कोई ऑप्शंस और ये नहीं रहेगा, वो अपने सुझाव जो है वो डाल सकता है कि हाँ ये होने चाहिए, ये होने चाहिए। या मान लीजिए कि भारत में कोई एक आदर्श पत्नी है तो कैसी होनी चाहिए, इस विषय पे आपको आपसे कुछ प्रश्न कोई जानना चाहता है, आपके सजेशंस, तो वो इस तरह का प्रश्न भी दे सकता है। तो उस विषय से संबंधित आपको जो भी आप सोचते हैं आप उसको उसमें लिख सकते हैं। उसमें कोई आपके वर्ड्स लिमिट्स और ये जो है वो आपके लिए आपको बाउंड नहीं किया गया होता है। ये हो गया पहला जो है वो विमुक्त प्रश्न जिसको बोलते हैं। दूसरा जो प्रश्न होता है वो होता है प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न लिखने का जो तरीका होता है वो होता है संयोजित प्रश्न। संयोजित प्रश्न मतलब स्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। ये कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है कि प्रश्नों में संभावित उत्तरों को जो है वो एक एक सिलसिले में सजा दिया जाता है। जिससे उत्तरदाता को क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो प्रश्न आपने पूछा है, जैसे एक प्रश्न है कि आपके कितने बच्चे हैं, और उसमें हमने क्वेश्चन मार्क दिया और लिखा कि 1 2 3 4, तो जिसमें हमने ऑप्शन दिया, हमने उसको संयोजित किया, सजाया। या आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, प्राइमरी में, नर्सरी में, मिडिल में, हाई में, तो इस तरह से हमने ऑप्शन दिया उसको, तो उसमें से जो उसको ऑप्शन होगा वो ऑप्शन वो लिख देगा। तो ये प्रश्न, इस तरह के जो प्रश्न है, या आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, एकांकी परिवार है या संयुक्त परिवार, तो एकांकी या संयुक्त, ऐसे मैंने ऑप्शन दिया। तो ऐसे प्रश्नों को जो है हम लोग संयोजित प्रश्न कहते हैं। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न का जो तरीका है लिखने का, वो उसको हम कहते हैं दोहरे प्रश्न। दोहरे प्रश्न क्या होते हैं भाई? दोहरे प्रश्न जो है जब किसी प्रश्न के 2 ही उत्तर हो सकते हों, मतलब या तो उसका उत्तर हाँ होगा या तो उसका ना होगा, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह के दोहरे प्रश्न का मतलब होता है कि किसी भी प्रश्न के 2 उत्तर हो सकते हैं और इन उत्तरों को भी अनुसूची में प्रश्नों के सामने लिख दिया गया होता है, उसमें हम लिख दिए रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को दोहरे प्रश्न कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, क्या आप
हिंदू हैं? तो क्वेश्चन उसके बगल में लिखेंगे हाँ या ना। तो आपका आंसर होगा अगर हाँ तो आप हाँ लिखेंगे, आपका आंसर अगर ना होगा तो आप ना लिखेंगे। तो इस तरह से सूचनाओं को जो है हम एकत्रित करते हैं। इसके बाद जो अगला जो तरीका है प्रश्न लिखने का वह है कि वैकल्पिक प्रश्न। तो वैकल्पिक प्रश्न, इससे तो सभी लोग इसको जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें बहुत तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस में से एक जो है वो हम चुनकर जो है वो लिख देते हैं। इसमें संभावित उत्तर जो है वो दिए जाते हैं उत्तरदाता को और उनमें से कोई एक उत्तर जो है वह छांट कर वो लिख देता है। इसके बाद जो अगला जो तरीका है प्रश्न लिखने का वो है निर्देशक प्रश्न। निर्देशक प्रश्न क्या होता है? तो निर्देशक प्रश्न के अंतर्गत जो है किसी प्रश्न में सूचनादाता को कोई निश्चित उत्तर प्रदान करने के लिए संकेत किया जाता है, तो उसे निर्देशक प्रश्न कहे जाते हैं। जहाँ तक संभव हो सके इस तरह के प्रश्नों से बचना चाहिए, क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता स्वयं ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर की ओर संकेत करता है तो सूचनादाता संभवतः उसी ओर झुक जाता है और उनसे वास्तविक प्रश्न जो है वो वह प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है वो इस तरह के निर्देशक प्रश्न जो है वो से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लड़कियों को कॉलेज में फैशन करना सीखती है, जाती हैं कॉलेज तो, या फिर या एक और अलग भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सरकार के लिए यह उचित ना होगा कि अनाज के भाव को तेज होने से रोके, इसके लिए बड़े बड़े जो व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस दे दिया गया है जो निर्देशक के रूप में प्रश्न है। तो इसमें हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है आपकी तरफ, आपके प्रश्नों की तरफ झुकाव हो उसका, आपसे झुकाव हो उसका, और वो उस तरह से संबंधित आपके विचारों से संबंधित वो प्रश्न का उत्तर दे दे। इसके बाद होता है कि संदेहपूर्ण प्रश्न। संदेहपूर्ण प्रश्न, इसमें क्या होता है? जब प्रश्न की भाषा इस प्रकार होती है कि प्रश्नों के संबंध में उत्तरदाता के मन में कोई संदेह पैदा होता है या प्रत्येक सूचनादाता उसका अर्थ जो है वो अपने अपने ढंग से निकालता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसके उत्तर डायरेक्ट ना होके हर व्यक्ति का अपने अपने सोच के अनुसार जो उसका उत्तर लगाता है, देता है। तो ऐसे प्रश्न को जो है वह हम लोग संदेहपूर्ण प्रश्न कहते हैं और ऐसे प्रश्नों का भी समावेश जो होता है अनुसूची में होता है। इसके बाद होता है अस्पष्ट प्रश्न, जिसमें स्पष्टता नहीं होती। अस्पष्ट प्रश्न मतलब कि अस्पष्ट प्रश्न क्या होते हैं? जब कोई प्रश्न किसी निर्दिष्ट उत्तर को प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे अस्पष्ट प्रश्न कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यह पूछा जाता है कि क्या आप सुशिक्षित हैं? क्या आप सुशिक्षित हैं? तो ये क्या है? एक अस्पष्ट प्रश्न है। इसकी अपेक्षा अगर ये पूछना जाता है या ये पूछना उचित है कि आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है या आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ जो है अस्पष्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये है इस तरह का पूछना चाहिए। इसके बाद अगला जो है वो आता है श्रेणीबद्ध प्रश्न, मीन्स रैंकिंग आइटम क्वेश्चंस। इसमें हम क्या करते हैं कि जब उत्तरदाता को किसी प्रश्न में दिए गए संभावित उत्तरों में से एक दो उत्तर को ही नहीं अपितु सभी उत्तरों को जो है वो एक रैंक में सजाना होता है, 1 2 प्रेफरेंस वाइज। जैसे कि मान लीजिए जो ऑप्शंस हैं उसमें पहले जो होगा, जो इसके बारे में आप बहुत अच्छा पहले सोचते हैं या वो आपके लिए सबसे पहले स्थान पे है, तो उसको हम पहले जगह फर्स्ट नंबर देते हैं, फिर सेकंड नंबर देते हैं, फिर थर्ड नंबर देते हैं। तो इस तरह जितने भी ऑप्शंस हैं उसको हम अपने प्रायोरिटी के अनुसार हम अपनी सुविधा या अपनी जो जानकारी या अपनी जो सोच है उसके अनुसार हम जो है उसको श्रेणी में से जाते हैं प्रेफरेंस वाइज, तो उसको हम लोग कहते हैं श्रेणीबद्ध प्रश्न। तो ये जो कुछ प्रश्न थे, जो ये उसके प्रश्न लिखने के जो तरीके थे, जिसमें हमने क्या देखा, हमने बहुत तरह के तरीके देखे हैं। जिसमें हमने देखा कि विमुक्त प्रश्नों के बारे में देखा कि किस तरह से वो विमुक्त प्रश्न कुछ लिखे जाते हैं, फिर संयोजित प्रश्न हैं, दोहरे प्रश्न हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न है, निर्देशक प्रश्न है, उसके बाद संदेहपूर्ण प्रश्न है, अस्पष्ट प्रश्न है तथा श्रेणीबद्ध प्रश्न है। तो ये प्रश्नों के तरीके हैं जिनको हम अनुसूची में लिखते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हम लिखते हैं। अब है कि इसको जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि जो
अनुसूची है, तो अनुसूची की जो है उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है। जब हमने इसकी अंतर्वस्तु को जाना कि अंतर्वस्तु क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसको किस तरह से इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हमने समझा, इसके कंटेंट के बारे में हमने जाना, फिर प्रश्नों के टाइप्स के बारे में हमने जाना कि किस तरह के क्वेश्चंस इसके अंतर्गत जो है वो पूछे जाते हैं। इसको जानने के बाद अब हम समझेंगे कि ये जो अनुसूची है इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। तो इसकी जो है, जैसा कि कहा गया कि शोध में जो 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 टेक्निक्स हैं उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होती है, क्योंकि हम जो सामाजिक डाटा जो कलेक्ट करते हैं, जो हम सामाजिक डाटा जो कलेक्शन करते हैं, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो होता है टूल एंड टेक्निक्स का होता है, जिसके माध्यम से हम तथ्यों को, व्यवहारिक प्रश्नों को, यथार्थ प्रश्नों का जो है उत्तर जानने का कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पहली जो सबसे जो इसकी पहली उपयोगिता है कि यथार्थ तथा ठोस सूचनाओं की प्राप्ति इससे हमें होती है। जो यथार्थ हैं और ठोस प्रश्न, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अनुसूची में प्रयोग द्वारा अध्ययन विषय से संभावित और ठोस तथा यथार्थ सूचनाएं जो है वो हम एकत्रित की जाती है या जा सकती है। तो वास्तविक निरीक्षण भी करता है। क्यों होता, कैसे होता है? क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता जो होता है वो सूचना एकत्रित करने खुद जाता है, स्वयं वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो एकत्रित करने के साथ साथ तथ्यों का वास्तविक निरीक्षण भी वो करता है। तो इससे क्या होता है कि सत्य को ढूंढने में और असत्य को हम क्या करते हैं, त्याग देने का अवसर मिलता है, और इस तरह से समग्र के बारे में अनुसंधानकर्ता को पूर्ण एवं सही सूचनाएं जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो ये इसकी पहली उपयोगिता है कि यथार्थ और ठोस सूचनाओं की प्राप्ति हमें होती है। दूसरी जो इसकी उपयोगिता है वो यह है कि प्रश्नों का स्पष्ट तथा वास्तविक विचार, जो प्रश्न जो हम लोग का है वो स्पष्ट होता है और इसका वास्तविक विचार, ये क्या है? तो इसके अंतर्गत जो इसे अनुसूची के द्वारा क्या होता है, जो अध्ययन हम लोग करते हैं, अध्ययन करने का ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इसका प्रमुख जो लाभ होता है वो ये होता है कि इसके द्वारा प्रश्नों का स्पष्ट एवं वास्तविक जो है उत्तर जो है प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि उत्तर प्राप्त करते समय क्या होता है, उत्तरदाता जो है वो स्वयं अनुसंधानकर्ता के पास होता है। तो किसी भी प्रश्न के संबंधित कोई भी अस्पष्टता अगर आती है तो वह उसको उसमें संदेह होने पर वह अनुसंधानकर्ता जो है उसको स्पष्टीकरण देता है, स्पष्टीकरण कर सकता है, प्राप्त करता है। और अनुसंधानकर्ता का एक मुख्य कार्य जो है प्रश्नों को सही अर्थ में समझना होता है। जो अनुसंधान करता है उसको सही अर्थ में समझना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो प्रश्नों को स्पष्ट एवं सही उत्तर जो है वो उत्तर भी संभव हो जाता है। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति खुद नहीं समझेगा प्रश्न को सही ढंग से, तो दूसरे के सामने भी उसको सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इसलिए इसमें एक बेनिफिट्स ये होता है कि चूंकि अनुसंधानकर्ता सामने होता है, तो वो किसी व्यक्ति से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर उसको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो बता सकता है कि नहीं, इसका अर्थ ये है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। तो ये एक जो है इसकी एक और दूसरी जो है महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण इसकी उपयोगिता है कि वो है कि वो इसमें व्यक्तिगत संपर्क के कारण संकोच आदि का निराकरण हो जाता है। जब अपने प्रश्नों का उत्तर लेने जाता है या लेता है, तो एक फ्रेंडली जो माहौल क्रिएट हो जाता है। तो उसमें व्यक्ति क्या करता है कि जो कोई भी जो उसके अंदर हेजिटेशन होता है, संकोच होता है, भ्रम होता है, संदेह होता है, भय होता है, तो उससे वो उन्मुक्त होकर जो है प्रश्नों का उत्तर जो है वो सही ढंग से दे पाता है या देता है। तो ये तीसरी इसकी विशेषता है कि व्यक्तिगत संपर्क के कारण संकोच आदि का भय जो है वो उसके मन से निकल जाता है। चौथी जो इसकी उपयोगिता है अनुसूची की, वह यह है कि अनुसंधानकर्ता जो है के व्यक्तित्व का पूरा लाभ होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता जो होता है वो स्वयं डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो जिस व्यक्ति का जिस तरह का व्यक्तित्व होता है, जितना अच्छा व्यक्तित्व होता है, तो वो उस आधार पर भी जो है वो उत्तरदाताओं को इम्प्रेस करता है, उसको अच्छे से समझा सकता है, बता सकता है, प्रश्नों के बारे में अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। तो अनुसूची के उपयोग के द्वारा जो है जो इसमें जो है उसके व्यक्तित्व का भी जो है वो
बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उसका काफ़ी लाभ जो होता है वो हमें प्राप्त होता है। इसकी अगली जो महत्ता या विशेषता या उपयोगिता कहें तो वो ये है कि अनुसंधानकर्ता की निरीक्षण शक्ति में वृद्धि होती है। इसके द्वारा जो है व्यक्ति जो है वो प्रश्न तो पूछता ही है, साथ में वो निरीक्षण भी करता रहता है। दोनों काम उसका होता है, ऑब्जर्वेशन भी करते रहता है। तो प्रश्नों के साथ साथ अनुसूची में उपयोग द्वारा अनुसंधानकर्ता की निरीक्षण शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। एक ही प्रकार के प्रश्नों को विभिन्न व्यक्तियों से वह पूछता है और विभिन्न व्यक्तियों से पूछकर विभिन्न अलग अलग उत्तर जो है वो लिखता है, या अध्ययन विषय के संबंध में वो अंतर्दृष्टि जो उसकी है वो क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि एक ही प्रश्न का उत्तर जो है वो अलग अलग व्यक्ति जब देते हैं तो उनका अलग अलग उत्तर होता है। तो इस तरह से एक ही विषय को समझने में अनुसंधानकर्ता के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि हाँ, इसका एक ये भी ऑप्शन हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, क्योंकि लोगों का विचार अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो एक तरह से क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता की जो निरीक्षण शक्ति है, ऑब्जर्वेशन पावर जो है उसमें जो है वो वृद्धि हो जाती है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी उपयोगिता होती है अनुसूची की। इसकी अगली जो उपयोगिता है वह है कि तथ्य संग्रह की प्रक्रिया जो है वो संक्षिप्त होता है। तथ्य संग्रह करने की जो प्रक्रिया है वो संक्षिप्त होता है। इसमें क्या है, तो इसमें क्या है कि अनुसूची जो है को स्वयं अनुसंधानकर्ता जो है वो भरता है या उत्तर उससे भरवाता है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी सांकेतिक भाषा का जो हम लोग प्रयोग कर सकता है, तो अनेक प्रश्नों का उत्तर जो है बहुत कम समय में जो है वो भरा जा सकता है। आदमी उसके हाव भाव से ही समझ के वो लिख सकता है, तो उसमें टाइम टेकन नहीं होता है। और जो है वो अच्छे से उसको संक्षिप्त में तथ्य संकलन जो है वो प्रक्रिया जो है वो इस तरह से संक्षिप्त हो जाती है। कि बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम उसके हाव भाव से निरीक्षण करके ही देख के समझ जाते हैं और हम उसको पुट अप कर लेते हैं, भर लेते हैं अपने अनुसूची पत्र में। तो ये एक है कि इससे तथ्य संग्रह की प्रक्रिया जो है थोड़ी छोटी हो जाती है। उसके बाद अगली जो इसकी विशेषता है वह है कि लेखबद्ध सामग्री। जो लेखबद्ध सामग्री है, मतलब अनुसूची का एक उल्लेखनीय लाभ क्या है, यह है कि जो कुछ भी तथ्य इसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जब वह लिखित रूप में हमारे पास मौजूद होता है, सुरक्षित होता है रहता है, और किसी भी अवस्था में हम अपनी जो कल्पना या स्मरण शक्ति पर विश्वास नहीं करना पड़ता। मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब यह है कि अनुसूची चूँकि पेपर में लिखा हुआ होता है, उन पेपर को हम शोधकर्ता जो है वो जो सूचनादाता को देता है या खुद भरवाता है, तो एक लिखित रूप में, एक लिखित एविडेंस के रूप में वो व्यक्ति के पास सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से एक लिखित सामग्री के रूप में, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस का उत्तर हम पूछें लेकिन हम उसमें लिखे नहीं कुछ, जैसे इंटरव्यू हम लिए, लेकिन हम बहुत सारी इंटरव्यू में ऐसी बातें होती हैं जो हम उस समय तो याद रहता है लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। बाद में हमें दिमाग पर जोर देकर सोचना पड़ता है कि इसका उत्तर उन्होंने क्या बोला या क्या उन्होंने किया। तो इसमें जो है वो जो एक्चुअल जो है जो डाटा जो है, चूँकि सब कुछ लिखित होता है इसमें रखा हुआ, तो एक लिखित जो है इसमें हमें सामग्री जो है हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। इसलिए इसमें जो ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं होती और हमारे पास सभी जो है वो सुरक्षित रहते हैं लिखित एविडेंस के रूप में। इसके बाद जो है अगली जो इसकी जो विशेषता होती है या उपयोगिता जो है या महत्ता जिसको कहें, वह यह है कि अधिक यह प्रत्युत्तर। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम एक ही समय में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे लोगों से एक ही समय में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ले लेते हैं। हम क्वेश्चनायर्स जो बना के लेके जाते हैं, हमारी अनुसूची जो बना के लेके जाते हैं, उसको हम एक ही बार ग्रुप के बहुत सारे सदस्यों को दे देते हैं। और इससे क्या होता है कि उसका जो एक कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों का आंसर जो है वो हमें उत्तर जो है हमें प्राप्त हो पाता है। और इसकी एक अगली जो विशेषता है या महत्ता है या उपयोगिता है वो क्या है, कि इसकी उपयोगिता यह है कि जो अनुसूची प्रविधि है में मानवीय तथा आरंभ में जो मानवीय तत्व जो होता है वो क्या होता है कि आरंभ से अंत तक, मतलब जब हम क्वेश्चन पूछने जाते हैं, जब हम सूचनाएं लेने जाते हैं, तब से लेकर लास्ट एंड तक क्या होता है, हम वहाँ मौजूद होते हैं। एक मानवीय तत्व जो है वो
आरंभ से अंत तक छाया हुआ होता है, जिसके कारण सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया जो है बहुत ही क्या होती है, सरल हो जाती है, रोचक हो जाती है, आकर्षक हो जाती है। और इसका कारण यह है कि इस प्रविधि के अंतर्गत जो अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता जो है वो एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाते हैं, फ्रेंडली एक उनका एक दोस्ताना माहौल क्रिएट हो जाता है और वो अपने आप को वो बहुत इजी महसूस करता है आंसर देने में। तो इस तरह से जो है यह लेन देन की प्रक्रिया जो है वो वास्तविक अनुसंधान का एक मानवीय अनुसंधान बनाने में सहायक होती है। इसमें क्या होता है, हम जो सूचना देता है उससे भी कुछ सीखते हैं और हमसे भी वो कुछ सीखता है। तो एक लेन देन की प्रक्रिया जो है वो सूचना के देने लेने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। और इस तरह से क्या है कि जो वास्तविक अनुसंधान को एक जो है मानवीय अनुसंधान बनाने में जो है यह इसकी एक महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है, महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये कुछ इसकी उपयोगिता थी जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो अनुसूची होते हैं उसकी उनकी सीमाएं क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, महत्व हैं, हमने सब चीज़ पढ़ा इसमें। इन सब के बावजूद जो है जो इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं? उन सीमाओं में जो पहली सीमा है वह सीमा यह है कि इसमें सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या होती है, या सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या। तो ये क्या है भाई, जब भी हम अनुसूची बनाते समय सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि विषय से संबंधित सार्वभौमिक प्रश्नों को किस प्रकार जो है वो रखा जाए या उसका निर्माण किया जाए। यहाँ सार्वभौमिक प्रश्न का क्या मतलब है? सार्वभौमिक प्रश्न का अर्थ है, तात्पर्य है कि उन प्रश्नों से है जिनका कि सभी उत्तरदाता जो है वो एक ही अर्थ लगाएं, ठीक है, और उसको यथार्थ अर्थ को समझकर सही उत्तर दें। इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण जो है अत्यंत कठिन होता है। मतलब यूनिवर्सल क्वेश्चन होना चाहिए, जिस प्रश्न को पढ़ने के बाद मैक्सिमम लोग का एक ही उत्तर हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये जो सार्वभौम या यूनिवर्सल प्रश्न होते हैं, तो इनको बनाना या चुनना या लिखना जो है वो बहुत कठिन कार्य होता है अनुसूची में। तो यह इसकी पहली सीमा है कि सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या जो है इसमें होती है। दूसरा जो इसका होता है कि इसमें सीमित क्षेत्र, जैसे कि अनुसूची के द्वारा क्या होता है कि बहुत विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें सूचना एकत्रित करने के लिए उसे सूचना दाता के पास व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है और सीमित साधन तथा सीमित क्षेत्र में ही अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो विस्तृत अध्ययन जो है, विस्तृत क्षेत्र का जो अध्ययन है, ये अनुसूची के द्वारा जो है वो करना संभव नहीं हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति खुद जाता है तो वह कितनी दूर जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, तो उसके पास एक लिमिट सोर्स है, उसके पास एक लिमिट टाइम है। तो व्यक्ति जो है वो इसका जो क्षेत्र जो होता है वो काफ़ी सीमित हो जाता है। तो अगर हमें किसी विस्तृत क्षेत्र का लेना है तो अनुसूची के माध्यम से लेने में हमें थोड़ी सी परेशानी या डिफ़िकल्टीज़ जो है वो हमें फेस करना पड़ता है। अगली जो इसका जो लिमिटेशंस है या सीमाएं हैं वो है कि अत्यधिक महंगी है। मतलब क्या है कि अनुसूची प्रविधि जो है अत्यधिक महंगी होती है। महंगी क्यों होती है? क्योंकि साक्षात्कार की व्यवस्था, सूचना एकत्रित करना या कार्यकर्ता जो हैं, जो भी रहते हैं, उनको रखना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना, और इन सब कार्यों में जो है काफ़ी धन खर्च हो जाता है, क्योंकि अकेले तो व्यक्ति कर नहीं सकता है, अकेले तो करने से पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए उसको बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। जैसे मैनेज करने का मतलब कि जैसे कि और सब लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने में वह जो कार्यकर्ता होंगे उनका भी वो करेगा। कहीं वो उसको किसी जगह से जाके लेना है तो वहाँ पे लोगों की व्यवस्था, वहाँ पे लोग आएंगे, उनके रहने की, खाने, बहुत तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। या वो जिस गांव में गया वहीं पे वो व्यवस्थाएं जाए ताकि वो क्वेश्चंस जो है वो का आंसर ले पाए। तो इस तरह के बहुत सारे मैनेजमेंट करने पाते हैं, जिसमें उसके बहुत सारे धन जो है वो खर्च हो जाती है। इसलिए कही जाती है कि अनुसूची जो है वो काफ़ी महंगी होती है, महंगा खर्चीला साबित होता है शोध में। अगली जो इसकी समस्या जो होती है वो होती है संपर्क की समस्या, या इसकी जो अगली सीमाएं हैं वो है कि
इसमें संपर्क करना बहुत जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि आज के युग में हर कोई बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो जो और अब व्यक्ति जो है अपने अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही उलझा रहता है, तो उसकी कार्य व्यवस्था में जो कार्य उसकी व्यवस्था उसमें काफ़ी आजकल जो है वो बढ़ गई है। इसलिए अनुसूची भरने, उसको लिखवाने अनुसंधानकर्ता जो है प्रायः समय नहीं दे पाता है, और यदि देता भी है तो जल्दी वो भर के अनुसंधानकर्ता को टालने का प्रयास करता है। तो ये एक इसकी समस्या हो जाती है कि ये जो है इसमें संपर्क करने की समस्या होती है। और चूँकि अनुसूची जो है काफ़ी लंबी होती है, बहुत सारे प्रश्न उसमें लिखे गए रहते हैं, और आजकल हर व्यक्ति के पास किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो देगा, और स्पेशली जब वो उसका काम नहीं है तो कोई भी नहीं देना चाहता है। तो इसलिए इसमें जो है वो संपर्क की समस्या जो है वो पाई जाती है। और लास्ट जो इसकी जो सीमाएं हैं वो यह है कि जो इसमें मिथ्या झुकाव का जो है वो झुकाव होने की संभावना होती है। मिथ्या झुकाव होने की संभावना का क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि उत्तर देते समय जो अनुसंधान करता है वह उपस्थिति, जो भी स्थिति है, उपस्थिति के प्रति जो उसका मिथ्या झुकाव को पनपने में सहायता मिलती है। प्रायः उत्तरदाता जो है वही प्रश्न देता है जो उसके समक्ष अनुसंधान करता उसे आशा करता है। तो कभी कभी तो क्या होता है कि कार्यकर्ता जो है स्वयं ही उत्तर देने में सूचनादाता की सहायता कर देते हैं, है ना, और वह जो है उसका उत्तर खुद ही भर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वास्तव में जो इस अवस्था में जो है वो ठीक ठाक जो प्रश्न है उनको ठीक उसका उत्तर जानकर और अनुसंधान के पास जो सुझाव की ओर जो है उसका अधिक झुकाव जो होता है, और इससे वास्तविक सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। मतलब कहने का यह है कि मिथ्या झुकाव का मतलब कि उस विषय से संबंधित सपोज कीजिए कि मैंने कुछ उसको बताया, तो वो व्यक्ति जो उसका मूल अपना सोच था उससे वो भटक कर जो है वो मेरी बातों को सुनकर या उसी तरह वो भी उत्तर देना चाहता है। तो एक तरह से एक मिथ्या झुकाव जो है उसमें पनपने लगता है, और जो क्वेश्चन का जो वास्तविक या सही उत्तर जो होना चाहिए, जो उसका उत्तर ओन होना चाहिए, वो ना होकर होता है। दूसरी बात यह है कि जब हम बहुत चीज़ें ऐसी जो हैं कि जो उत्तरदाता के देने से पहले, चूँकि इसमें एक फ्रेंडली रिलेशन हम बन जाते हैं, तो बिना उसके समझे हम अनुमान लगा के लिख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो तथ्य जो है वो उसको हम सही ढंग से एकदम एक्चुअल जो तथ्य होता है वो संग्रह नहीं हो पाता है। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस थे, और जिसमें हमने देखा कि सार्वभौमिक प्रश्नों का जो चयन करना है उसमें परेशानी आती है। जो सीमित क्षेत्र है वो है, अत्यधिक महंगी होती है, संपर्क की समस्या होती है, और मिथ्या झुकाव भी होता है। तो ये था शॉर्ट में अनुसूची जो है शेड्यूल, जो टूल्स ऑफ टेक्निक्स के अंतर्गत, टूल एंड टेक्निक्स के अंतर्गत जो है हम लोग एक चैप्टर हमें दिया गया है पढ़ने के लिए, शेड्यूल, जिसको अनुसूची बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में हमने जाना कि, और सबसे पहले हमने जाना कि उसकी परिभाषा के बारे में कि वो क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, और उसके बाद हमने देखा कि इसका फिजिकल जो अपीयरेंस होता है, जो फिजिकल तरीके से किस तरह से इसकी क्या विशेषता होती है, फिर इसके कंटेंट क्या होते हैं, इसके भौतिक स्वरूप के बारे में हमने जाना, फिर इसके अंतर्वस्तु के बारे में जाना, फिर इसकी उपयोगिता क्या है रिसर्च में, इससे कैसे यह फ़ायदा पहुंचाती है किसी भी रिसर्चर के लिए उसके रिसर्च में। और उसके बाद हमने जाना कि हमें क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, इसके दायरे कहाँ कहाँ तक हैं। तो इन सब विषयों का जो है अध्ययन जो है हमने आज के क्लास में किया। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई आपका कहीं भी जहाँ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और आज का जो हमारा ये क्लास है यहीं समाप्त होता है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। बहुत जल्द हम एक नए क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।